प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आज हम अम्ल क्षार के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने कल के वीडियो में अम्ल और क्षार का जो प्राकृतिक स्रोत है और उनका पहचान कैसे करते हैं और पहचान करने के लिए जो चीज आवश्यकता पड़ती है उसको बनाने के बारे में जानकारी दिए थे। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक गुण के संबंध में जानकारी लेंगे। तो आइए हम रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। रासायनिक गुण किसको कहा जाता है? तो रासायनिक गुण का तात्पर्य होता है कि किसी पदार्थ का जो संगठन है उसको रासायनिक गुण कहा जाता है। वह कैसा बना हुआ है, आंतरिक संगठन को भी रासायनिक गुण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आज के इस रासायनिक गुण में अम्ल और क्षार किस प्रकार से पदार्थों में अभिक्रिया कर अपना व्यवहार दिखाते हैं। आइए रासायनिक गुण के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले हम अम्ल और क्षार जो होते हैं वो धातुओं से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो धातुओं से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं तो पहले देख लेते हैं कि पहला इसका गुण है धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं तो धातुएं खासतौर से धातुएं जो है सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है या करती है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अम्ल धातु से क्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक से क्रिया करवाते हैं। तो जिंक एक धातु है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक जो है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसी धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है। आप हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है ऐसा अम्ल लीजिए, जैसे नाइट्रिक अम्ल है या फिर आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं और धातु से अभिक्रिया करा के देख सकते हैं। ठीक है, अगला इसका गुण देखें तो क्रियाकलाप के रूप में इसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार से ले सकते हैं। पूर्व में हमने जो लिया था वो था आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या करना है, आपको एक परख नली लेना है। परख नली में दानेदार जो जिंक होते हैं उनको पहले डालना है। डालने के बाद उसमें जो 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है, क्योंकि पूर्व में हमने क्षार अम्ल के बारे में जानकारी लिया था। अब क्षार का इसमें अभिक्रिया क्रियाकलाप के द्वारा बताया जा रहा है। तो 2 ml क्या करना है, आपको तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले उसमें डाल देना है। अब दानेदार जो जिंक है टुकड़े की सतह पर जो परिवर्तन होता है हमको उसको देखना है और उसमें परीक्षण भी करना है कि कौन सा गैस निकलता है। तो जैसे अम्ल और जो क्षार होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विमुक्त करते हैं। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को ये आपका डायग्राम में दिखाया गया है कि आपको एक चिमटी लेनी है। चिमटी के साथ साथ आपको एक परख नली लेना है। परख नली में क्या करना है, दानेदार जस्ता को डालना है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन लेना है और उसमें डाल देना है। अब दोनों में जो अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो हम एक माचिस लेंगे। माचिस की तीली को जलाकर परख नली के मुख के पास ले जाएंगे, जलती हुई माचिस की तीली को। अब यदि माचिस की तीली जो है फट से आवाज आता है, जलने के बाद फट से आवाज आता है, तो उससे हमको यह पता चलेगा कि वास्तव में इसमें हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट में इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई गई है। ठीक है, तो ये अगला जो गुण है, अगला गुण है अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है। धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रासायनिक अगला रासायनिक गुण है। तो देखते हैं कि क्षार या अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए भी एक क्रियाकलाप दर्शाई गई है कि किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें दो परख नली दी गई है। तो पहले जो एक परख नली लेते हैं और उस पर परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ये इस परख नली में क्या करते हैं, सबसे पहले 0.5 ग्राम हमको सोडियम कार्बोनेट ले लेना है। अब दूसरा क्या करना है आपको, है ना, इस परख नली में लगभग हमको क्या करना है 2 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेना है। अब उसको कैसे डालना है, एक किसी क्लिप लगा देना है। किसी क्लिप लगाने के बाद आराम से डालना है, क्योंकि पहले सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है तो हम उसमें डालते समय सावधानी बरतेंगे। ठीक है, अब दोनों में जो अभिक्रिया होता है उसका परिवर्तन को हम देखेंगे। अब उसमें जो गैस निकलता है तो गैस का परीक्षण करने के लिए एक और परख नली लिए हैं। तो उसमें निकास नली के द्वारा क्या करेंगे, जो रबर लगी हुई है इस रबर से 2 छींटे करेंगे, एक में किसी क्लिप लगा हुआ है, एक में निकास नली लगा देंगे और निकास नली के एक सिरा को दूसरे जो जल भरा हुआ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ परख नली रखते हैं। ठीक है, अब उसमें डाल देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्रियाकलाप क्या होता है। क्रियाकलाप से आप सोडियम कार्बन के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को भी ले सकते हैं, लेकर दोहरा भी सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को यदि हम क्रिया करते हैं, अम्ल डालते हैं तो क्या बनाता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट डाला और तुम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले तो डालने के बाद एक सोडियम क्लोराइड बनाता है जो लवण है ना, और जल मुक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अर्थात धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल या क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, जल भी बनता है। और ठीक है, नीचे स्पष्ट किया धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो अगला जो गुण है क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। जो क्षारक होते हैं वो क्षारक जो है धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें जो अधातु कार्बन है, सल्फर है, आपका ऑक्सीजन भी आता है, ये अधातु की श्रेणी में आते हैं। क्लोरीन है, ये अधातु की श्रेणी है। ठीक है ना, तो कार्बन और सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। ठीक है, अब क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइडों से, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, हमको क्षार धातु से अभिक्रिया करवाना है। तो क्षार धातु इन अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक, तो इसमें अधात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं। अधात्विक ऑक्साइड आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, यहाँ पर मैं सल्फर डाइऑक्साइड लिया हूँ तो आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। आप कोई क्षार धातु ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, आपस में क्रिया करवाते हैं। तो आपस में जब क्रिया करवाते हैं तो ये सोडियम सल्फाइड लवण बनाता है और जल विमुक्त करता है, जल बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह अभिक्रिया कर सकते हैं। अगला इसमें देखते हैं अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक बनता है और पूछे भी जाते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या है, ऐसा पूछा जाता है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसमें एक क्रियाकलाप दी गई है। क्रियाकलाप के द्वारा बताया गया है कि
हम एक प्रश्नावली लेते हैं और उसमें 20 बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। अब डालने के पश्चात उसमें एक दो बूंद जो है फिनाइलेथिलीन का लेते हैं और थोड़ा सा डालते हैं। अब परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं और जब तक या तब तक उसमें डालते हैं जब तक विलयन का जो रंग है गुलाबी ना हो जाए। ठीक है, अब हम इसका आकलन करते हैं कि विलयन का जो रंग है वो परिवर्तित हुआ तो किस कारण से हुआ है। अब हमने पहले क्या किया, परख नली लिया, परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, 20 बूंद करी, है ना। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो तनु है उनको हमने एक दो बूंद डाला। ठीक है, अब उसको हिलाते रहे। अब जो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो बूंद बूंद करके हमने डालने का प्रयास किया, डालते तब तक डाले जब तक उसका जो रंग है उस विलयन का वो गुलाबी ना हो जाए। ठीक है, तो दोनों में जब आपस में क्रिया हुआ तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है और जल। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं और यही क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप लवण भी समझ गए होंगे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है और दूसरी बात इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहा जाता है। इस प्रकार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और अम्ल के सारे जो अणु होते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब तक जब विलयन जो है उदासीन ना हो जाए। इसके पश्चात क्षार की जो एक और बूंद डालते ही विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है और जो इसकी प्रकृति जो है उदासीन की ओर जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।